मैदान लड़ने वाले नहीं है, हमारे हक की लड़ाई हमको खुद लड़नी पड़ेगी। चाहे अन्ना हजारे रहे नहीं रहे, लेकिन मशाल चलते रहेगी। मैं अरविंद केजरीवाल आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी। हर कहानी में कुछ लोग होते हैं, इस कहानी में भी थे वो करोड़ों लोग जो इस कहानी का हिस्सा भी थे और दर्शक भी। इस कहानी की ना तो कोई शुरुआत है और ना ही कोई अंत, ना कोई नायक और ना कोई खलनायक। पहले पहल जो लोग नायक से लगते हैं, कहानी के आगे बढ़ने पर वही लोग वही काम करते हुए से दिखाई देते हैं जिनके खिलाफ उन्होंने लड़ाई शुरू की थी। हक और भ्रष्टाचार की ये लड़ाई क्या केवल किसी की हसरत पूरा करने का जरिया बनकर रह गई, जिसका गवाह पूरा हिंदुस्तान बन गया। सत्ता से संघर्ष सदियों से साहित्य और इतिहास का हिस्सा रहा है, लेकिन जब सत्ता से संघर्ष सत्ता के लिए संघर्ष में बदल जाए तो क्या इस परिस्थिति में भी नैतिक मूल्यों का बने रहना मुमकिन है? इतिहास हमें यह सिखाता है कि हम इतिहास से कुछ नहीं सीखते और इसीलिए वो खुद को बार बार दोहरा पाता है। ऐसा नहीं है कि इस देश ने पहले घोटाले नहीं देखे थे, लेकिन कुछ करोड़ों में होने वाले घोटाले जब कई हजार करोड़ों में होने लगे तो राजनेता और पत्रकारों के साथ साथ आम जनता के भी कान खड़े हो गए। 99 के कारगिल युद्ध का लाइव टेलीकास्ट करने वाला टीवी मीडिया 2011 आते आते और भी बड़ा हो गया था। अब टीवी पत्रकारिता केवल आज के मुख्य समाचार इस प्रकार हैं तक सीमित नहीं रह गई थी, बल्कि अब मीडिया छिपे हुए तथ्यों को खोजकर उनको खबर बनाने की हैसियत रखता था। ऐसे में जब एक के बाद एक घोटाले सामने आने लगे और हर घोटाले की राशि को बताने के लिए हर बार एक नई संख्या का इजाद करना पड़ता, तो समझ पाना मुश्किल नहीं था कि कहीं कुछ गड़बड़ है। नमस्कार, मैं रविश कुमार। कोयला खदानों के आवंटन का घोटाला जो कि हुआ ही नहीं था, अब उसके होने के कथित आरोपों को लेकर छापेमारी शुरू हो गई है। आज सुबह सीबीआई ने कांग्रेस के टिकट पर 3 बार राज्यसभा के लिए चुने गए विजय डड्डा की कंपनी पर छापा मारा और उनका नाम भी एफआईआर में दर्ज कर दिया। विजय डड्डा विदर्भ के यवतमाल से आते हैं। उनके छोटे भाई राजेंद्र डड्डा का भी एफआईआर में नाम है, जो महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं। अभी राजेंद्र डड्डा ने इस्तीफा देने से इनकार किया है, लेकिन एफआईआर में नाम आने के बाद वे राज्य कैबिनेट की बैठक में नहीं गए। बड़े भाई विजय डड्डा ने कहा कि सारे आरोप निराधार हैं। विदर्भ के गरीब किसानों को सस्ती बिजली देने के लिए पावर प्लांट लगाया था, पकड़ा भी गया तो कांग्रेस का पहले। इसीलिए विपक्ष को यह विश्वास हो सके कि छापेमारी में सरकार कितनी निष्पक्ष है। कोयला मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल ने कहा कि जो लोग सीबीआई को बदनाम करते हैं उनसे पूछिए कि कैसा रहा सीबीआई का ये स्टेप। ये होती है चुनौती बीजेपी को सरकार की तरफ से। कोयला मंत्री शायद यह बताना चाहते हैं कि सीबीआई सरकार के दबाव में काम करती तो कांग्रेस सांसद विजय डड्डा की कंपनी पर छापा नहीं पड़ता, जिस डड्डा साहब ने कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी को एक सभा में गुजरात का शेर कह दिया था। Let's raise some questions that the PM may have to answer. Was Dr. Manmohan Singh aware of the contents of the Finance Ministry's note on 2G, which raised questions over Mr. Chidambaram? Did Dr. Manmohan Singh discuss the contents of this letter with his senior ministers, including Mr. P. Chidambaram? Was the Prime Minister fully aware of the out-of-turn allotments that were allegedly made by A. Raja that have put him in jail? Could Dr. Manmohan Singh have stopped the telecom license process initiated by Mr. Raja? Just some of the questions that we want to raise. जनता में गुस्सा बढ़ता जा रहा था और जनता का गुस्सा अक्सर आंदोलनों में बदला करता है, लेकिन हर आंदोलन को ज़रूरत होती है एक नेतृत्व की और एक मकसद की।
आज़ादी के आंदोलन का नेतृत्व कांग्रेस के इर्द गिर्द घूमा और उद्देश्य था ब्रिटिश राज से मुक्ति। 70 के दशक में हुए जेपी आंदोलन का नेतृत्व किया जयप्रकाश नारायण ने और उद्देश्य था भ्रष्टाचार से मुक्ति और संपूर्ण क्रांति। गांव का वो राज नहीं है जिसका जिक्र गांधी जी ने कहा था, जिस गांव के राज को उन्होंने कहा था कि स्वराज की बुनियाद होगी, वो ईंट होगी, वो बुनियाद होगी, ईंट ही नहीं, वो बुनियाद होगी जिसके ऊपर की मंजिलें स्वराज की बनेंगी। वो मंजिल नहीं बन पाई, बनी तो नाम के वास्ते बनी। अब वो असली माने में कैसे बने? जनता को ऐसी ताकत कैसे मिले कि अपने पैरों पर जनता खड़ी हो और पैरों पर खड़ी होके उसके सामने जो मुश्किलात हैं उनसे वो जूझे, उनसे वो लड़े, उनका हल करे, मिलकर आपस में इकट्ठा होकर के। ये शक्ति हो, ये ताकत हो और गांव-गांव में हो तो फिर हुकूमत तो दौड़ के आवे उनकी खिदमत के लिए, उनकी बात सुनने के लिए। इन्हीं आंदोलनों की तरह इस आंदोलन को भी नेतृत्व दिया इंडिया अगेंस्ट करप्शन ने और इसका उद्देश्य था जन लोकपाल बिल। साफ करो, दूर करो अब भ्रष्टाचार। जन लोकपाल कानून बनेगा तो केंद्र के अंदर एक स्वतंत्र संस्था का गठन किया जाएगा जिसका नाम होगा जन लोकपाल। इसी तरह से हर एक राज्य में स्वतंत्र संस्थाएं गठित की जाएंगी जिन्हें कहा जाएगा जन लोकायुक्त। ये जो संस्थाएं हैं ये पूरी तरह सरकार के नियंत्रण से मुक्त होंगी, क्योंकि आज हमारे यहाँ भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करने वाली जितनी भी संस्थाएं हैं वो सब की सब किसी न किसी रूप में सरकार के नियंत्रण में हैं, सरकार के अधीन काम करती हैं। जैसे सीबीआई है, सीवीसी है, विजिलेंस विभाग है, एंटी करप्शन है, ये सब के सब सरकार के अधीन हैं, उनके नियंत्रण में काम करते हैं। यानी कि जो चोर है वही पुलिस का मालिक बनकर बैठा हुआ है। जन लोकपाल कानून बनने के बाद जब जन लोकपाल और जन लोकायुक्त संस्थाएं बनेंगी तो ये सरकार के नियंत्रण से पूरी तरह से मुक्त होंगी। जन लोकपाल केंद्र सरकार के विभागों में हो रहे भ्रष्टाचार के बारे में शिकायतें प्राप्त करेगा और उन पे एक्शन लेगा। जन लोकायुक्त उस राज्य के सरकारी विभागों के बारे में भ्रष्टाचार की शिकायतें लेगा और उनके ऊपर कार्रवाई करेगा। लेकिन वो आंदोलन ही क्या जिसे दबाने या कुचलने का प्रयास ना किया जाए। सत्ता का तो चरित्र होता है हर विरोध की आवाज को दबाना, चाहे वह खुद ऐसे विरोधों को आवाज देकर ही मुखर क्यों ना हुई हो। आज़ादी के आंदोलन से निकली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जब 70 के दशक तक आते आते जेपी आंदोलन को कुचलने का प्रयास करती है और उसी आंदोलन से अस्तित्व में आए लालू यादव और अन्य नेता जब अन्ना आंदोलन का मजाक उड़ाते हैं तो दोनों में ही सत्ता का वही रूप दिखता है। देश चलता है तो रोब से चलता है, प्रताप से चलता है, एजिटेशन से नहीं चलता है, एजिटेशन से नहीं चलता। और कोई आदमी कल को फिर बोलेगा यह काम करो और हम सबको गुलाम समझेगा कि ये काम नहीं करोगे तो तेरे घरों पर हम आंदोलन कराएंगे, सोनिया जी के घर पर आंदोलन कराएंगे, राहुल जी के घर पर आंदोलन कराएंगे, एमपी के घर पर आंदोलन कराएंगे। अगर इस तरह से हमारे संविधान निर्माताओं के बनाए हुए दिए हुए ढांचे पर प्रहार जो हो रहा, मैं शुरू से बोल रहा हूं, मैं खिलाफ नहीं, भ्रष्टाचार बात दुनिया जहान ये सब चलते रहता है जो आप बोल रहे हैं, लेकिन ये क्या हो रहा है? हर आंदोलन की खासियत होती है कि एक स्तर पर पहुंच जाने के बाद उसे आसानी से खत्म नहीं किया जा सकता। गांधी जी द्वारा वापस लिया गया असहयोग आंदोलन कुछ वर्षों बाद भारत छोड़ो आंदोलन के रूप में लौट आया। अपने ही इतिहास को अगर कांग्रेस ठीक ठीक समझ लेती तो शायद यह नौबत न आती। किसी भी आंदोलन के मुख्यतः 4 चरण होते हैं: सतर्कता, जन सम्मेलन, संस्थानीकरण और पतन। जनता व्यवस्था में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर सतर्क हो चुकी थी और दिनों दिन बढ़ता जन सैलाब किसी परिवर्तन की मांग कर रहा था, लेकिन कांग्रेस ने एक जिम्मेदार सरकार की तरह अपने में सुधार करने की जगह एक पुली जैसा व्यवहार करने का निर्णय किया।
कांग्रेस के नेताओं ने एक एक करके आंदोलन में बैठे इंडिया अगेंस्ट करप्शन के कर्मचारियों को चुनाव लड़ने की चुनौती देना शुरू कर दिया। Are you saying they should contest election? Is that what you are challenging them effectively? Absolutely, you are right. I want them to come into politics. ये एक दांव था आंदोलनकारियों को वही चीज करने के लिए मजबूर करने का जिसके वो सख्त खिलाफ थे, राजनीति। I'll never fight an election. I have a few dreams for this country. Lokpal is one of them. Good judicial system is another. Electoral reforms and decentralization of political power so that participatory democracy is there. महीनों चलने के बाद भी जब इस आंदोलन ने कोई निष्कर्ष निकलते ना देखा तो इसने स्वयं को एक राजनीतिक दल का रूप देने का निश्चय किया। इस फैसले को आंदोलन का नेतृत्व कर रहे श्री किशन बाबू राव हजारे यानी अन्ना हजारे का भी समर्थन मिला। मुझे भी ये बात सही लग रही है कि सरकार अभी लोकपाल नहीं लाएगी। सरकार को भ्रष्टाचार मुक्त भारत निर्माण करना ये उनकी मंशा नहीं है, सरकार की वो मंशा नहीं है। राइट टू रिजेक्ट, किसान के प्रश्न, मजदूरों के प्रश्न, ये सरकार को छुड़ाना नहीं है। इसलिए आप जो लोग कह रहे हैं कि विकल्प देना ही पड़ेगा, इसके लिए मैं सहमत हूं। लेकिन मेरे सामने कुछ प्रश्न है। विकल्प देना देश के लिए अभी जरूरी हो गया है क्योंकि संसद में सिर्फ 2 प्रश्न पर पूरे संसद इकट्ठा आ गई। वो है जन लोकपाल नहीं लाना और अपना पेमेंट को बढ़ाना। ये 2 प्रश्न पर इकट्ठा हो गई। बाकी आज तक की ये संसद इकट्ठा नहीं हुई किसी प्रश्न पर। राजनीतिक दल बनाकर व्यवस्था के भीतर से व्यवस्था को बदलने का विचार ठीक था या नहीं, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह था कि संसाधनों के अभाव में यह संभव भी था या नहीं। अन्ना के मंच से जब आम आदमी पार्टी के गठन की घोषणा की गई तब यह तय हो गया था कि आने वाले समय में कुछ तो बदलने वाला था। अन्ना आंदोलन का संचालन कर रहे लोगों में प्रमुख थे कुमार विश्वास, किरण बेदी, प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव, और इन्हीं लोगों ने पार्टी का संचालन भी संभाला। लेकिन पार्टी की कमान आई अरविंद केजरीवाल के हाथों। आम आदमी पार्टी का मकसद भारतीय राजनीति में आदर्शवाद की स्थापना करना था। यह मकसद तो बड़ा था, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल था दशकों से स्थापित राजनीतिक पार्टियों के सामने आम आदमी पार्टी क्या खुद को एक राजनीतिक दल के रूप में प्रस्तुत भी कर पाएगी? चुनावी राजनीति और आदर्शवाद की इस लड़ाई के बीच क्या आम आदमी पार्टी अपनी प्रासंगिकता बनाए भी रख पाएगी, या धीरे धीरे ये भी अन्य दलों की तरह प्रैक्टिकल और व्यक्तिवादी हो जाएगी? प्रैक्टिकल होने के रास्ते पर यह पार्टी किन किन मूल्यों से समझौता करेगी और आने वाले सालों में ये कितनी बदली नजर आएगी? देखते हैं कहानी के अगले भाग में। स्वराज के सिद्धांत का पूरा पालन हुआ? मैं ईमानदारी से कहता हूं अभी हम इस स्थिति में नहीं है। हम एक बीच का रास्ता ढूंढ रहे हैं जिससे उस सिद्धांत की भावना को हम बचा सकें। उसका पूरा हम नहीं अभी कर पा रहे। श्री केजरीवाल जी हमारे बीच पहुंच चुके हैं, तो हमारे चुके हैं, यही रुकवा दें, आपको हम जिताएंगे यहीं पर ही। हमारे आधार कार्ड, राशन कार्ड बनवा देने चाहिए आपको। पावर ही नहीं है तो हम पावर देंगे ना आपको।
पीछे आप झाड़ू लेके चलो, पोछा लेके चलो। हाँ बस बस बस।